नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद सुरजीत चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुंगभद्रा। ओके दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी तुंगभद्रा। अब इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। जो विजयनगर राज्य है, विजयनगर राज्य, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी सन 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और इस राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी फ्रावेल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी पर्सिनन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रावेल। ओके दोस्तों, थोड़ा सा फ्रावेल के बारे में जानते हैं। फ्रावेल जर्मनी के दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। कहाँ के? जर्मनी के। फ्रावेल दार्शनिक थे जर्मनी के। और इन्होंने सन 1817 में बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल विहार प्रणाली की स्थापना की थी। इस प्रणाली को किंडरगार्टन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 51 के काम है। किस अनुच्छेद में है? 51 के काम है। ओके दोस्तों, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये किस भाग में है, तो ये भाग 4 काम है। अब आपको थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को? 10 को। उसके बाद सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जिसमें एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया। तब ये जाके कुल मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हो गए। टोटल कितने हो गए? 11। और इन मूल कर्तव्यों को बर्मा समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं।
ऑप्शन ए दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार, ऑप्शन डी कोतवाल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोतवाल। अच्छा ये बताइए कि जो कोतवाल था उसका क्या काम था? तो कोतवाल का काम था कि वह घरों व सड़कों का लेखा जोखा रखता था। ओके, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सरदार पटेल। बाबू जगजीवन राम के बारे में जानते हैं। जो बाबू जगजीवन राम थे वो भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। और मोरारजी देसाई के बारे में बात करते हैं। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे तथा भारत के छठवें प्रधानमंत्री थे। प्रथम कैसे थे? जो गैर कांग्रेसी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के छठवें प्रधानमंत्री कौन थे, तब भी आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत की। जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये भारत के चौथे गृह मंत्री थे और ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ऑक्टल, ऑप्शन बी हेक्सा, ऑप्शन सी डेसिमल और ऑप्शन डी बाइनरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाइनरी। क्या आंसर है? बाइनरी। अच्छा, बाइनरी होता क्या है? बाइनरी संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं जो 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? 0 तथा 1 से। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि द्विआधारी संख्या किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी बाइनरी ही होगा। बाइनरी संख्याओं को ही द्विआधारी संख्या कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी अभियोग चलाया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है स्थानीय सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा और ऑप्शन डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों कि
जो कृषि आयकर है वो राज्य सरकार द्वारा ही क्यों लगाया जा सकता है? इसका ये कारण है कि जो कृषि आयकर है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज सरल हाइड्रोकार्बन होते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा जटिल हाइड्रोकार्बन और सरल हाइड्रोकार्बन। तो जो ग्लूकोज है वो सरल हाइड्रोकार्बन होता है, और चाहे तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C6H12O6। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, तो ये स्वाद में मीठा होता है दोस्तों। कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है? मीठा। काम क्या करता है ग्लूकोज? ग्लूकोज सजीवों की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल में क्या है दोस्तों? बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, और इसके दो ऑप्शन और हैं। इसका सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अच्छा, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो भारत में 1786 से 1793 तक रहा लॉर्ड बनकर। अच्छा, इसने काम क्या किया था? जो स्थायी उपनिवेश है इसमें इसने ये कहा था कि जो जमींदार हैं उन्हें जो राजस्व प्राप्त होता है उसका 8/9 भाग वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखेंगे। मतलब 1/9 भाग वो अपने लिए खर्च करेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। आप तुरंत बता देंगे कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये भी ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1394 और ऑप्शन डी 1498।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1498। जो वास्को डी गामा था वो पहला यूरोपियन नाविक था। वास्को डी गामा कौन था? पहला यूरोपियन नाविक था जो भारत आया था। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी भोटिया और ऑप्शन डी परहरिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, थारू। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, थारू। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो थारू जनजाति है वो मुख्य रूप से उत्तरांचल व नेपाल के दक्षिण भाग में, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? उत्तरांचल व नेपाल के दक्षिण भाग में और हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्लियर दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? अनुच्छेद 243। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। कितने ऑप्शन दिए हैं? 4। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है भूमि सुधार, ऑप्शन बी है पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 243 में क्या दिया है? पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है भूमि सुधार। भूमि सुधार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार की बात कही गई है, तो इसका भूमि सुधार का सही आंसर है अनुसूची 9। आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य। अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के अनुच्छेद 51 का में बताया गया है। मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कहाँ की गई है? अनुच्छेद 51 के का में। और जो ऑप्शन डी है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, तो राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 163 में हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये 15 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन कहाँ है? ये रहे ऑप्शन। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों कोयम्बटूर, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही है, कोयम्बटूर। ठीक है दोस्तों? और ये कोयम्बटूर जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है
अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। किसे कहते हैं? कानपुर को। कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्लियर दोस्तों? सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी साथी, उसे ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको लाइक करे और शेयर करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। आज के लिए धन्यवाद।